में से एक फोन अभी फटता बचा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक तरफ हमारे पास OnePlus 11 और दूसरी तरफ है Samsung का S23। तो यहाँ पर आज हम कराएंगे दोनों का महायुद्ध, और उससे पहले दोनों का बेस वेरिएंट देखा जाए तो भाई प्राइस में काफी डिफरेंस है। दोनों का बेस वेरिएंट 8/128 GB का, और यहाँ पर प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है। जैसे OnePlus 11 है 57,000 रुपीज का, तो Samsung S23 है 75,000 रुपीज का। तो यहाँ पर घबराओ मत, अगर आपको OnePlus के प्राइस में Samsung का फोन बाय करना है तो S22 चेकआउट कर सकते हो। मैंने YouTube पर टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा दोनों को जो हमने कंपेयर करने के लिए रखा है वो इस वजह से दोनों के अंदर प्रोसेसर सेम मिलता है बिल्कुल, और दोनों ही अपने अपने ब्रांड के फ्लैगशिप भी हैं। तो दोनों के अंदर Snapdragon 8 Gen 2 की ताकत दी गई है। और यहाँ पर हमने जैसे OnePlus को पहले भी यूज करा है तो हमने देखा था थोड़ा सा अंडर क्लॉक है, तो इसका उल्टा भाई Samsung को थोड़ा सा ओवर क्लॉक करके दिया है। यहाँ पर Snapdragon के साथ मिलकर इन्होंने थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन बेटर करी है। तो जहां पर 8 Gen 2 की नॉर्मल क्लॉक स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज की होती है, तो भाई Samsung के अंदर है 3.36 गीगाहर्ट्ज की। बाकी कोर्स वगैरह सारी चीज सेम है। तो मेरे ना ऐसे दिमाग में चुलती दोनों को टेस्ट करने की और ये जानने की कि दोनों में से पावरफुल आखिर है कौन। तो यहाँ पर हमने अपने औजार निकाल लिए और फाइनली हमने Antutu सबसे पहले रन कराया। और सबसे पहले रन कराने से पहले हमने ये देखा कि दोनों का टेम्परेचर सेम तो है, तो दोनों का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। एंड यहाँ पर Antutu हमने सेम टाइम पर स्टार्ट करा, और सेम टाइम पर स्टार्ट तो करा, लेकिन भाई 3 मिनट के अंदर ही Samsung ने अपनी ब्राइटनेस खतरनाक तरीके से ड्रॉप कर ली थी। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये यहीं पर ड्रॉप कर रहा है, नॉर्मल डे टू डे यूजेज में भी ये काफी अच्छे से ड्रॉप कर लेता है ब्राइटनेस। और एंड होते होते Samsung में सबसे पहले स्कोर आया 1.1 मिलियन इसका स्कोर आया, और टेम्परेचर था 44 डिग्री सेल्सियस। और इसने एंड होते होते ना अपनी ब्राइटनेस रिकवर भी नहीं करी थी। जनरली हमने देखा आईफोन क्या करता है, पहले अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है और स्कोर आने से पहले अपनी ब्राइटनेस को फिर से रिकवर कर लेता है। तो वैसा इसके अंदर कोई सीन हमें नहीं मिला। लेकिन वहीं पर OnePlus की बात करें, इसने अपनी पीक ब्राइटनेस रखी और इसके अंदर स्कोर कम देखने के लिए मिला भाई Samsung कंपैरिजन में। यहाँ पर 9 लाख स्कोर था, और इसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो 40.6 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम मिल रहा है, तो यहाँ पर अंडर क्लॉक के ये भी फायदे हैं कुछ भी। इसके बाद हमने बिना रुके दूसरा Antutu रन कराया, और यहाँ पर इस बार दोनों के अंदर जैसे हमने सेम टाइम पे स्टार्ट करा, OnePlus देख सकते हो कितना ब्राइट और Samsung कितना डल है। और इस बार भी Samsung के अंदर जो स्कोर है वो थोड़ा पहले आ गया OnePlus कंपैरिजन में यहाँ पर, लेकिन इस बार ड्रॉप करा इसने स्कोर। 9.3 लाख स्कोर देखने के लिए मिला, और इस बार जो बॉडी टेम्परेचर था वो 46 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री से बढ़ गया। और अभी देखा जाए तो इतनी गर्मियां भी नहीं आई है जब भी ये टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। वहीं पर OnePlus का स्कोर इसके बाद आया 8.3 लाख का, इसने भी स्कोर ड्रॉप करा, और यहाँ पर जो इसका बॉडी टेम्परेचर था वो 43.5 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर डेफिनेटली हीट कंट्रोल OnePlus का अच्छा है। और OnePlus के हीट ना होने के पीछे 2 रीजन है, एक तो अंडर क्लॉक है, और दूसरा इसके अंदर जो हीट डिसिपेशन एरिया है वो Samsung S23 कंपैरिजन में ज्यादा है, इस वजह से इसका टेम्परेचर वाइज ज्यादा नहीं बढ़ रहा। अब Antutu तो हो गया, अब बात करते हैं CPU थ्रोटलिंग की। हमने दोनों के अंदर रन कराया, पहले ठंडे करा लिए थे, दोनों का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम ही था। एंड जैसे CPU थ्रोटलिंग टेस्ट रन कराया तो यहाँ पर एंड होते होते देखा हमने कि Samsung की कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब एक टाइम तक तो ये पीक परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर अगर आप जिप्स भी देखोगे तो मैक्सिमम जिप्स आपको ठीक मिल रहे हैं, लेकिन मिनिमम जिप्स देखे जाए तो OnePlus की कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर मेजर डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर बात करें टेम्परेचर की, तो Samsung का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था भाई अभी के टाइम में, और अभी तो इतनी गर्मियां भी नहीं आई हैं, फिर भी अब बहुत ज्यादा हीट हो गया था इस टेस्ट में। और OnePlus वहीं पर 45 डिग्री सेल्सियस तक गया था। तो कंसिस्टेंसी के मामले में OnePlus यहाँ पर भी बेटर निकला। तो इतने सारे टेस्ट रन कराने के बाद मेरे को जानना था GPU किसका ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो हमने दोनों को पहले ठंडा करा रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद हमने 3D मार्क टेस्ट रन कराया 20 मिनट का दोनों के अंदर ही। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाई Samsung अपनी ब्राइटनेस बहुत जल्दी ड्रॉप कर लेता है, OnePlus एंड तक ड्रॉप नहीं करता। एंड यहाँ पर जो एंड में टेम्परेचर था वो भी भाई Samsung का 48 डिग्री था, वहीं पर OnePlus 46 डिग्री के ऊपर जाता नहीं है, और वो भी इतने स्ट्रेस डालने के बाद। बाकी यहाँ पर फ्रेम्स तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर थे, लेकिन इस टेस्ट के अकॉर्डिंग Samsung की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पर ये तो गई पूरे भाई हमने टेस्टिंग कर ली ऑन पेपर। लेकिन अब बात करें प्रैक्टिकल यूजेज की, तो दोनों के अंदर हमने गेम भी खेला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सबसे हैवी गेम खेला जिनशिन इंपैक्ट। एंड यहाँ पर OnePlus के अंदर अगर आप 60 FPS में भी इस गेम को प्ले करते हो तो आपको अच्छी खासी स्मूथनेस मिल जाती है। कभी कभी माइनर सी जिटरिंग मिल जाएगी इस गेम के अंदर OnePlus में, लेकिन अदरवाइज मेरे को स्मूथनेस इसकी काफी अच्छी लगी इस फोन के अंदर। लेकिन जब हमने जिनशिन Samsung के अंदर खेला तो ये काफी ज्यादा चौपी चल रहा था इसके अंदर, तो मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। लेकिन एक बात अच्छी है Samsung S23 की, जो PUBG न्यू स्टेट है ना, इसके अंदर ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है, इसके अंदर ज्यादा स्मूथ चलता है OnePlus के कंपैरिजन में। लेकिन भाई Samsung बात बात पे ना काफी गर्म हो जाता है, और हीटिंग का रीजन है इसका साइज। इसके अंदर हीट डिसिपेशन एरिया काफी कम है, और पहले जो S22 था ना वो ज्यादा हीट होता था, लेकिन अभी हीटिंग थोड़ी सी कंट्रोल हुई है क्योंकि इसके अंदर VC कूलिंग सिस्टम है। ये थोड़ा बेटर तो काम कर रहा है लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में, बट अगर आप दोनों फोनों में से एक स्टेबल परफॉर्मेंस वाला फोन ढूंढ रहे हो तो मैं अभी भी कहूंगा कि OnePlus की स्टेबिलिटी स्लाइटली बेटर है। अब दोनों का एक ऐसा पार्ट जो बिल्कुल निराश नहीं करता वो है सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। दोनों के
अंदर एंड्रॉइड 13 है, सैमसंग के अंदर वन यूआई मिलता है और वन प्लस के अंदर मिलता है ऑक्सीजन ओएस। थैंक गॉड अभी तक ऑक्सीजन ओएस मिल रहा है, मैं तो कलर ओएस लग रहा था। अबे साले, मेरे को लगा इस बार कलर ओएस देने वाला है, बट थैंक यू, इसके अंदर भाई ऑक्सीजन ओएस ही मिलता है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूँ ना दोनों ही फोनों की, यहाँ पर जो हाई रिफ्रेश रेट दिया है काफी स्मूथ चलता है दोनों के अंदर, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो सैमसंग का 75,000 रुपीज का फोन है। इवन मेरे पास सैमसंग का सबसे महंगा फोन भी है जो पड़ोसी किडनी से लिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लेकिन फिर भी दोनों के अंदर भाई पुश नोटिफिकेशन मिलती है, तो सैमसंग को ये चीजें बंद करनी चाहिए। वहीं पर अगर वन प्लस की बात की जाए तो इसके अंदर मेरे को एक चीज अच्छी लगती है, लाइक इसके अंदर जो हैप्टिक्स की इंटीग्रेशन है ना यूआई में, वो बहुत कमाल की है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो उस टाइम पर आपको हैप्टिक्स अच्छे मिलते हैं, ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हो मिलते हैं। यहाँ पर वेरिएशन में जो हैप्टिक मोटर है वो काफी सॉलिड मिलती है सैमसंग के कंपैरिजन में। इसके अलावा दोनों ही फोन के अंदर 4 साल की मेजर अपडेट मिलेगी और 5 साल का सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है, तो उस मामले में दोनों सेम है। तो यूआई वाली चीज आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है कि आपको वन यूआई पसंद है, ऑक्सीजन ओएस पसंद है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसमें मेजर डिफरेंस है, वो है दोनों का साइज। यहाँ पर अगर आपको छोटे फोन पसंद है, कॉम्पैक्ट साइज वाले, तो सैमसंग में आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है। वहीं पर वन प्लस का फोन आता है 6.7 इंच की डिस्प्ले के साथ, तो डेफिनेटली बड़ा फोन है भाई सैमसंग कंपैरिजन में। तो ये है कॉम्पैक्ट फोन, लेकिन वन प्लस है भाई एक कंफर्टेबल फोन, तो दोनों में डिफरेंस आ गया है। बेसिकली सैमसंग ने क्या करा, फ्लैट एजेस कर दिए हैं इसकी काफी ज्यादा, जिसकी वजह से जब आप इसे होल्ड करते हो तो थोड़ा सा लगती हैं। वहीं पर जो वन प्लस है इसमें कर्व एजेस मिलती हैं, जिसकी वजह से ग्रिप अच्छी बना लेता है। तो ये सैमसंग के कंपैरिजन में ज्यादा कंफर्टेबल और सैमसंग ज्यादा कॉम्पैक्ट फोन है, तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। लेकिन अगर बिल्ड की बात करें तो सैमसंग डेफिनेटली वहां पर एज ले जाता है। मतलब दोनों के पास एल्यूमिनियम फ्रेम है, लेकिन सैमसंग के पास आर्मर ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम है, और बैक में जो ग्लास यूज करा है ये भी विक्टस 2 है, और वन प्लस के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है। और फ्रंट में जो सैमसंग में ग्लास यूज करा है ये विक्टस 2 है, और वन प्लस के अंदर विक्टस 1 यूज करा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग जिस चीज के पैसे ले रहा है तो यहाँ पर आपको बिल्ड भी स्ट्रॉन्ग दे रहा है। बात तो सही है। तो सैमसंग यहाँ पर टूटने के चांसेस कम है। वैसे छोटे फोन जो होते हैं ना उनके गिर के टूटने के चांसेस कम ही रहते हैं। और वन प्लस के पास एक एडवांटेज है भाई यहाँ पर, वो है अलर्ट स्लाइडर की। इसमें अलर्ट स्लाइडर है, आपका बॉस आपको मीटिंग में खींच के ले जा रहा है तो ऊपर की तरफ खिसका दो, साइलेंट पे लग जाता है। और एक चीज में फिर से सैमसंग आगे चला जाता है, वो है आईपी रेटिंग। सैमसंग में IP68 रेटिंग मिलती है और वन प्लस के अंदर IP64 रेटिंग मिलती है। यहाँ तक कि जो वेट है वो भी भाई वन प्लस का ज्यादा बड़ा फोन है ना, खाई पिए घर का। और डिजाइन में तो भाई सैमसंग को मैं पूरे नंबर दूंगा, काफी ज्यादा मिनिमल से डिजाइन और बहुत खूबसूरत लगता है फोन। और इसके अंदर ना कैमरा बम्प भी नहीं है, वन प्लस में बहुत बड़ा कैमरा बम्प है, उल्टा रख के अगर ऐसे करोगे ना पूरा नाच जाता है फोन। और ऊपर से ये जो मेरे पास कलर है ना ग्रीन वाला, इस पर फिंगरप्रिंट भी काफी लगता है और स्लिपरी भी काफी ज्यादा है। तो अगर आपको फिंगरप्रिंट से बचना है तो इसका ब्लैक कलर बाय कर सकते हो, वो मैट फिनिशिंग में आता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो कि ऑन पेपर डेफिनेटली भाई वन प्लस की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, और लगता है भाई सैमसंग क्या कर रहे हैं यार तू। तो वो है भाई दोनों की डिस्प्ले। सैमसंग में 6.1 इंच का पैनल मिलता है, वन प्लस में 6.7 इंच का पैनल मिलता है। और वन प्लस के अंदर जो डिस्प्ले यूज करेगी ये LTPO 3 फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, और सैमसंग के अंदर है डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल। और दोनों का जो रिफ्रेश रेट है वो 1 to 120 हर्ट्ज स्विच हो सकता है ऑटोमेटिकली, डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो 120 हर्ट्ज में स्विच हो जाएगा, अगर आप कोई इमेज देख रहे हो तो 1 हर्ट्ज में स्विच हो जाएगा, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन काफी कम हो जाती है। और ये चीज दोनों के अंदर ही मिलती है। बट जो यहाँ पर मेन डिफरेंस आता है वो पता है क्या है, बड़ी डिस्प्ले होने के बाद भी जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो वन प्लस की डिस्प्ले के पास ज्यादा अच्छी है सैमसंग कंपैरिजन में। और ऐसा इस वजह से क्योंकि इसमें 2K पैनल है और सैमसंग में फुल HD डिस्प्ले है। तो यहाँ पर ये चीज सुनने के बाद ना मेरे को भी लगा था कि भाई सैमसंग तो गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने दोनों ही डिस्प्ले को साइड बाय साइड यूज करा तो यहाँ पर हमने क्लियरली देखा, शार्पनेस की बात हो, ब्राइटनेस की बात हो, यहाँ तक कि कलर कैलिब्रेशन की सैमसंग की डिस्प्ले के अंदर काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। और दोनों डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आती हैं। लेकिन वन प्लस के पास एक एडवांटेज है कि इसके पास डोल्बी विजन की भी सर्टिफिकेशन है, तो अगर कोई कंटेंट है डोल्बी विजन वाला तो आप इसके अंदर स्ट्रीम कर सकते हो, सैमसंग में नहीं कर सकते। बट ऑल ओवर जो क्वालिटी है वो सैमसंग की डिस्प्ले की ज्यादा अच्छी लगी है, भले यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले और HDR के टाइम पर जो अपनी पीक ब्राइटनेस करता है ना वहां पर तो मजा ही आ जाता है। और इसके पास जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो 1750 निट्स की है और वन प्लस के पास है 1300 निट्स की, तो ये भी डिफरेंस है। लेकिन जब आप आउटडोर लेके जाओगे ना दोनों फोन को तो यहाँ पर आप कहोगे कि भाई वन प्लस बेटर है। मैंने जैसे बताया कि 2-3 मिनट के अंदर ही सैमसंग अपनी ब्राइटनेस काफी जल्दी से ड्रॉप कर लेता है। तो आउटडोर में अगर आप नॉर्मली स्क्रॉल भी कर रहे हो ना उस टाइम पर भी सैमसंग अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है, और आउटडोर में ऐसा लगता है जैसे इसमें टॉर्च जला के देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है।
तो यहाँ पर डेफिनेटली आउटडोर पीक ब्राइटनेस वन प्लस की मेरे को अच्छी लगी है कंसिस्टेंसी के मामले में। और यहाँ पर जब मैं कंटेंट देख रहा था दोनों के अंदर स्टूडियो स्पीकर जैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर कम एरिया होने की वजह से अंदर भाई सैमसंग के स्पीकर इतने लाउड नहीं है। वन प्लस के स्पीकर वहीं पर ज्यादा लाउड और ज्यादा रिच है। लेकिन एक चीज में सैमसंग रिच है, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। इसके अंदर एक तो अल्ट्रासोनिक है और ऊपर से फास्ट ये परफॉर्म करता है वन प्लस के ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर कंपैरिजन में। मतलब छूते ही ना बिल्कुल तेजी से खोल देता है ये। अब बात करेंगे उस चीज की जिसके लिए हम अपने कंप्यूटर जी बुलाने पड़ेंगे, वो है दोनों के कैमराज। दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद OIS। तो यहाँ पर जैसे सैमसंग क्लेम कर रहे हैं हमने वीडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करी है, वो देखने के लिए मिलता भी है। ज्यादा शार्प वीडियो क्वालिटी हो गई, स्टेबलाइजेशन भी बेहतर है, भले ही दोनों के अंदर OIS है, लेकिन सैमसंग की स्टेबलाइजेशन अच्छी लगी। और यहाँ पर वन प्लस के अंदर ना कुछ ज्यादा ही वार्म टोन कर दी गई है। अब ऐसे नहीं है वार्म टोन बेकार लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर आप देखो मेरे को थोड़े थोड़े ना ग्रेन मिल रहे हैं। लेकिन जैसे आप स्किन टोन की बात करोगे फ्रंट से, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वन प्लस के अंदर स्किन टेक्सचर बहुत अच्छे से मेंटेन किया है सैमसंग कंपैरिजन में। बट यहाँ पर जो ब्लैक कलर है वार्म टोन की वजह से वो ब्राउन हो गया है, जो सैमसंग ने काफी अच्छे से मेंटेन करा है। तो वीडियो क्वालिटी में डेफिनेटली भाई सैमसंग ने इंप्रूवमेंट करी और यहाँ पर सैमसंग विजेता बन जाता है। अब यहाँ पर दोनों के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी दिया है और यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि एज डिटेक्शन सैमसंग का टॉप नॉच है। और जैसे कि वन प्लस के अंदर काफी ग्रेनी सी वीडियो मिल रही है ना, वैसा भी नहीं मिल रहा है। बट वन प्लस के अंदर ब्राइट वीडियो मिल रही है, सैमसंग के अंदर काफी डल है, जो कि इंप्रूव करनी चाहिए। तो यहाँ पर सैमसंग अगर ये चीज फिक्स कर ले तो डेफिनेटली सैमसंग भाई किल कर जाएगा। लेकिन अभी भी देखो तो यहाँ पर सैमसंग की वीडियो क्वालिटी को मैं पिक करूंगा और इसके पास एक एडवांटेज हो रहा है कि आप इसमें 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वन प्लस के अंदर आप पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर वन प्लस के अंदर ने मैंने एक दिक्कत देखी है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको जूम करना है, तो यहाँ पर आपको अलग से ना 2x या 0.7x का ऑप्शन नहीं मिलता। आप स्विच करोगे तो आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे की तरफ करना पड़ेगा, जब भी जाकर ये लेंस में शिफ्ट करता है। वहीं पर सैमसंग के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप सिंपल टैप करो ये जूम कर लेता है। और दोनों के अंदर ना कलर चेंज होते हैं। तो वन प्लस को अपने कैमरा यूआई को थोड़ा सा इस चीज में सही करना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर फोटोज की, तो भाई कलर आप देख सकते हो, वन प्लस के अंदर वार्म टोन मिलता है, सैमसंग के अंदर कूल टोन मिलता है। सैमसंग काफी शार्प इमेज लेता है। दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल के कैमरा, उसके बाद भी आप डिफरेंस देख सकते हो ISP का कितना बड़ा आता है। और इस इमेज में तो मेजर डिफरेंस है। बाकी अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की मतलब हमारी जैसे लोंडो की फोटो कैप्चर करते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, बस यही है थोड़ा सा टोन में फर्क पड़ जाता है। और शार्पनेस भाई वन प्लस की ज्यादा अच्छी मिली मुझे आउटडोर कंडीशन के अंदर, नॉर्मल फोटो के अंदर। बाकी डायरेक्ट सनलाइट की बात करूं या अपोजिट सनलाइट की बात करूं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। टू बी ऑनेस्ट जितना प्राइस में डिफरेंस है उतना मेरे को डिफरेंस नहीं मिला, सिर्फ हल्का सा वार्म टोन और कूल टोन वाला डिफरेंस है फोटोज के अंदर। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी दोनों का सिमिलर ही परफॉर्म करता है। एंड काफी बार तो मैं कंफ्यूज हो गया था कौन सा वन प्लस है कौन सा सैमसंग है। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड दोनों का सिमिलर ही है। और इंडोर के अंदर फोटोज की बात करें, सैमसंग ब्राइट फोटोज लेता है और वन प्लस क्या करता है ना, ब्लैक को ज्यादा ब्लैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फोटो सैमसंग कंपैरिजन में अच्छी नहीं लगती और इंडोर के अंदर सैमसंग बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। बाकी यहाँ पर अगर इंडोर जूम करोगे तो वन प्लस के पास अगेन डिटेल ज्यादा अच्छी है, बट ऑल ओवर फोटो क्वालिटी मेरे को सैमसंग की अच्छी लगी। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी सैमसंग ज्यादा अच्छे से सेपरेट करके रखता है पार्ट को, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो इस फोटो को। और लो लाइट के अंदर भी सैमसंग की फोटो क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी। लेकिन अगर आप खिड़की से झांकते हो फोटो लेते हो नॉर्मल मोड में, तो वहां पर वन प्लस काफी अच्छे से बैकग्राउंड लाइट को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन सैमसंग ना जो सब्जेक्ट है उसे हाईलाइट करने पर फोकस करता है। तो यहाँ पर मेरे को वन प्लस इस कंडीशन में ज्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पर दोनों के अंदर ये तो गई मेन कैमरा सेंसर की बात, अब दोनों के अंदर टेलीफोटो कैमरा सेंसर भी है। सैमसंग के अंदर 10 मेगापिक्सल का, वन प्लस के अंदर है आपका 32 मेगापिक्सल का, जिससे आप 2x में फोटो कैप्चर कर सकते हो, सैमसंग के अंदर 3x में। तो यहाँ पर 3x की वजह से आपको एरिया कम मिलता है। और सैमसंग के अंदर मैंने देखा कि लाइट कंट्रोल भी बेटर है वन प्लस के कंपैरिजन में पोर्ट्रेट मोड के अंदर। इसके अलावा टेलीफोटो दोनों का ही काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बस सैमसंग ने थोड़ा सा सिनेमैटिक सा लुक दे देता है, जो पर्सनली मेरे को अच्छा लगा। लेकिन इंडोर के अंदर जैसे हमने देखा था अभी, जब आप 1x में फोटो कैप्चर करते हो तो वन प्लस बेटर परफॉर्म करता है खिड़की की लाइट कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर अभी हमने दोबारा 2x और 3x से फोटो क्लिक करी, यहाँ पर सैमसंग ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है। तो भाई लाइट कंट्रोल जैसे हमने टेलीफोटो पोर्ट्रेट में बताया था, फेस पर लाइट कंट्रोल सैमसंग अच्छे से कर रहा है, वो चीज हमें इंडोर भी देखने के लिए मिल गई है। टेलीफोटो के अंदर सैमसंग का डेफिनेटली ज्यादा बेटर है। बाकी यहाँ पर जैसे कि 2x और 3x है ना, तो सैमसंग 30x तक डिजिटल जूम कर सकता है और वन प्लस 20x तक, और सैमसंग डेफिनेटली यहाँ पर एक एडवांटेज तो ले जाता है। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज जो कि काफी लोग भड़क जाते हैं कि भाई पहले कंपनी 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे रही थी, अब 8 मेगापिक्सल का क्यों दे रही है। तो देखो उसका मैं यहाँ पर रिप्लाई देने वाला हूँ। सैमसंग के अंदर ना सिर्फ 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है,
है और वन प्लस के अंदर 48 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पर फोटो देखो, जो डायनेमिक रेंज है वो सैमसंग की बहुत ज्यादा कमाल की है और इतने मेगापिक्सल में डिफरेंस होने के बाद भी यहाँ पर जो शार्पनेस है अभी भी सैमसंग के अंदर ज्यादा अच्छी है, यहाँ तक कि ज्यादा ब्राइट फोटो कैप्चर कर रहा है और स्काई भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। तो यहाँ पर नंबर पर मत जाया करो, यहाँ पर काम पर जाया करो। और यहाँ पर ये चीज देखने के लिए मिलती है कि अल्ट्रा वाइड भाई सैमसंग का बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड और ज्यादा कमाल का है। और हमने यहाँ पर एक चीज भी नोट करी, जैसे कि 1X में ना इंडोर के अंदर सैमसंग लाइट अच्छे से कंट्रोल कर नहीं पाता जब हार्श पड़ जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा सैमसंग में आप फ्लैग को देख सकते हो, कुछ ज्यादा जगमग उजाला कर रखा है। वन प्लस ने काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल किया और इसके अंदर ग्रेन्स भी कम है। बाकी लो लाइट के अंदर नाइट मोड में हमने फोटो क्लिक करी, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। बट अगर आप 3X पे और 2X पे डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली वन प्लस ज्यादा शार्प इमेज कैप्चर करता है। अभी यहाँ पर आप ये फलूदा लिखा हुआ देख रहे हो ना, मेरे को पता है आपको लग रहा होगा कि सैमसंग अच्छा है, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ लीफ देखो ट्री की तो यहाँ पर वन प्लस ने बहुत शार्प अच्छे से इमेज कैप्चर करी है। तो यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस 1X की दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन टेलीफोटो के अंदर वन प्लस ज्यादा तगड़ी इमेज कैप्चर करता है लो लाइट में। अब बात आती है फ्रंट कैमरे की। सैमसंग में भाई 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और वन प्लस के अंदर 16 मेगापिक्सल का। हमने दोनों के अंदर वीडियो भी रिकॉर्ड करी है और ये है दोनों फोन के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। और सैमसंग के पास हर बार की तरह एक एडवांटेज है कि इससे आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम उसी के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हमें हाई सेटिंग्स मिल रही है तो उसी के अंदर करनी चाहिए ना। और दूसरी तरफ वन प्लस के अंदर हमने स्टेबलाइजेशन मोड ऑन किया हुआ है और इसके अंदर 1080p 30 FPS लास्ट ऑप्शन मिलता है। बाकी लाइट कंट्रोल तो दोनों का अच्छा है, बट मुझे पर्सनली कलर अभी डिस्प्ले के अंदर ना सैमसंग के अच्छे लग रहे हैं। और आप बताना कमेंट्स में कि आपको किसके अच्छे लगे। तो वीडियो क्वालिटी में डेफिनेटली भाई सैमसंग फ्रंट में विजेता बन जाता है। और यहाँ पर हमने फोटोज भी क्लिक करी, फोटो के अंदर सैमसंग के अंदर इस बार वार्म टोन मिलता है फ्रंट में और वन प्लस के अंदर कूल टोन। और मैं ये चीज खुलकर कह सकता हूं कि भाई लाइट कंट्रोल, डिटेल्स, यहां तक कि पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन और बैकग्राउंड में जो एक तरीके से ब्लूमिंग इफेक्ट होता है वो काफी कम देखने के लिए मिला सैमसंग के अंदर। तो मेरे को सैमसंग का फ्रंट कैमरा डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऊपर लगा है वन प्लस से। तो अगर आपका वीडियो से या फ्रंट कैमरे से ज्यादा काम होता है तो डेफिनेटली सैमसंग यहां पर बाजी मार जाता है। अब एक ऐसा पार्ट जहां पर भाई सैमसंग हमारा वीक पड़ जाता है वो है बैटरी। इसके अंदर 3900 mAh की छोटी सी बैटरी दी है, निप्पो के सेल तो नहीं डाल दिए कुछ भी। और ऊपर से 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, जिसमें चार्जर भी इन्होंने बॉक्स में नहीं दिया है। इसके जैसे इसका बॉक्स है, काफी दुबला पतला सा। और वन प्लस के अंदर 5000 mAh का बैटरी डाला है विद 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और चार्जर भी डब्बे के अंदर दिया है, इतने कम प्राइस के अंदर। थैंक यू वन प्लस। अबे साले। तो ये चार्ज भी सिर्फ 25 मिनट के अराउंड हो जाता है और ऊपर से इसका बैटरी बैकअप भी ज्यादा अच्छा मिलता है सैमसंग कंपैरिजन में। बट एक बात है, सैमसंग ने जितनी कम एमएच की बैटरी दी ना उसके हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग ने ठीक करके दिया इस बार इस फोन के अंदर। और सैमसंग के पास दो एडवांटेज हो रहे हैं, एक तो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है 15 वोल्ट की और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है 4.5 वोल्ट की। तो यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट में डेफिनेटली सैमसंग ज्यादा फीचर्स के साथ आता है, लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में वन प्लस 11 और चार्जिंग के मामले में वन प्लस 11 बेटर है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मैंने इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, जिसे देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा फोन अपनी यूजेज के हिसाब से बाय करना है, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी यहाँ पर मैं पर्सनली बताऊं तो देखो प्राइस के डिफरेंस के हिसाब से मुझे वन प्लस 11 ज्यादा वर्थ लगा है। सो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते जल्दी कूल एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस। बाय।